साथियों, आप सबका शिक्षा दृष्टि चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक नए प्रकरण के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वह है बुद्धि मापन। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें बुद्धि का क्या स्वरूप है, क्या परिभाषा है, क्या प्रकार है और कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसकी चर्चा की थी। बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं इसकी भी चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग देखेंगे कि बुद्धि मापन क्या होता है, बुद्धि मापन और कौन कौन से बुद्धि मापनी महत्वपूर्ण है जो हम लोगों के प्रचलन में है, उपयोग में है। बुद्धि के स्वरूप में हमने देखा था कि बुद्धि वातावरण से समायोजन की क्षमता है, सीखने की क्षमता है और सबसे अच्छी बात पता चली थी कि अमूर्त चिंतन की क्षमता, योग्यता भी बुद्धि है। बुद्धि के मापन में जो मनोवैज्ञानिकों का विचार आता है वह है कि 3 से 4 वर्ष की आयु में बुद्धि का विकास तीव्र गति से हो जाता है। 3 से 4 वर्ष की आयु में तीव्र विकास बुद्धि का ये विचार आता है। 14 से 15 वर्ष की आयु में मंद गति से और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 18 से 19 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है। 3 से 4 वर्ष की आयु में ये तीव्र गति से होता है, 14-15 वर्ष की आयु में मंद हो जाता है और 18-19 वर्ष की आयु में ये लगभग समाप्त हो जाता है। तो फिर क्या होता है? सिर्फ शारीरिक विकास होता है, सिर्फ शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास या बुद्धि का विकास बंद हो जाता है। सर्वप्रथम जो बुद्धि के मापन की बात आती है तो 1905 में बिने साइमन, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, बिने साइमन ने बुद्धि मापन की बात की थी 1905 में। न्यूयॉर्क के वेस्लर 1939 में बुद्धि मापन की बात करते हैं। उससे भी पहले जब बिने साइमन ने परीक्षण का निर्माण किया, सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द के द्वारा बुद्धि को मापने की बात किया, इसके द्वारा वो निर्णय, स्मृति, तर्क, आंकिक क्षमता, जानने के लिए मानसिक आयु की बात की। 30 प्रश्न चुना गया था, जिसे हमने पहले भी बताए हैं और इसमें 30 प्रश्न चुने गए। बहुत से प्रश्न थे लेकिन 30 प्रश्न चुने गए
और जो महत्वपूर्ण बात थी वो प्रश्नावली, परीक्षण में जो प्रश्न थे वह थे सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर इस सीरियल में प्रश्न को व्यवस्थित किया गया। 1911 में संशोधन किया गया, पुनः संशोधन किया गया विनय साइमन के द्वारा। संशोधन विनय साइमन द्वारा ही किया गया 1911 में। और तब क्या संशोधन किया गया कि निर्धारित आयु वाले जो बालक हैं, अगर वह परीक्षण का उत्तर देते हैं, जो संशोधन हुआ था, निर्धारित आयु, जैसे कक्षा 10 में पढ़ने वाले बालक, कक्षा 10 में जो पढ़ रहे हैं, 15 या 16 साल जो भी आयु है, अगर वह परीक्षण का उत्तर पूरा दे ले जाते हैं तो वह सामान्य बुद्धि के बालक होंगे। यदि 15 वर्ष की आयु के परीक्षण में प्रश्न आप 20 साल के आयु वाले का करते हैं तो बुद्धि तीव्र मानी जाएगी। और यदि 15 साल के परीक्षण में प्रश्न आप कम उत्तर दे पाते हैं, गलत उत्तर देते हैं, तो वह निम्न स्तर की बुद्धि मानी जाएगी। ऐसा संशोधन उन्होंने 1911 में किया। कम है तो निम्न बुद्धि, उच्च है तो उच्च बुद्धि, और अगर वह अपनी आयु के सभी प्रश्नों को हल कर ले जाता है निर्धारित आयु के, तो वह सामान्य बुद्धि का माना जाएगा। ऐसा वर्गीकरण उन्होंने किया। 1911 में संशोधन किया बिने और साइमन ने, और 1905 में सर्वप्रथम मानसिक आयु निकालने की बात की बिने और साइमन के द्वारा। इसके बाद हम वर्गीकरण कैसे करेंगे, हमने बताया था बुद्धिलब्धि IQ निकालने का फार्मूला पिछले वीडियो में। बुद्धिलब्धि मानसिक आयु MA शारीरिक आयु CA गुणे 100। जो भी हम निकालते हैं बुद्धिलब्धि, उसका एक वर्गीकरण सारणी है। इस सूत्र के अनुसार हम किसी भी बालक का बुद्धिलब्धि निकाल के उसकी वर्गीकरण के अनुसार देख लेते हैं कि वह किस वर्ग में आता है। जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया वह 0 से 25, 26 से 49 या 25 से 49, 25 से 49 भी आप इसको लिख सकते हैं, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 79, 79 के बाद 80 से 89 और 90 से 109, फिर 110 से 129 और 120 से 29
120 से 139 और फिर 140 से ऊपर, ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। बुद्धि का वर्गीकरण। अब इसमें 140 से जो ऊपर है ये अत्यधिक श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। 120 से 139 श्रेष्ठ है, 110 से 119 सामान्य से ऊपर है, सामान्य से ऊपर है। 90 से 110 ये सामान्य है, यही सामान्य माना जाता है। 90 से 110 परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये पिछड़े हैं, सामान्य से नीचे हैं, इसके नीचे जो है वो पिछड़े हैं। 70 से 79 की बात आती है तो ये हीन बुद्धि कहे जाते हैं, हीन बुद्धि। 60 से 69 के बीच में है तो अत्यधिक मंद है। 50 से 59 है तो ये मूर्ख है, ये मूढ़ है और ये जड़ बुद्धि जो सबसे नीचे है। ये वर्गीकरण आता है। इस वर्गीकरण अगर हम बुद्धि लब्धि निकालते हैं तो बुद्धि लब्धि इस वर्गीकरण के अनुसार हम देख सकते हैं कि किसकी बुद्धि किस श्रेणी में आती है। इस सूत्र से हम बुद्धि लब्धि निकालकर इस वर्गीकरण को जान सकते हैं। सरल से कठिन की ओर बुद्धि परीक्षण का निर्माण करना चाहिए, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से बुद्धि के मापन में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षण हैं, महत्वपूर्ण परीक्षण है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है वेसलर बुद्धि मापनी। वेसलर बुद्धि मापनी, इसका निर्माण जो हुआ था 1939 में हुआ था। ये न्यूयॉर्क थे, न्यूयॉर्क के मनोवैज्ञानिक थे। 1939 में वेसलर इसके निर्माणकर्ता थे, नाम से भी क्लियर है। वेसलर बुद्धि मापनी का निर्माण किया, न्यूयॉर्क के रहने वाले थे और ये वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण अर्थात एक व्यक्ति के ऊपर, एक बार में एक व्यक्ति के ऊपर वेसलर बुद्धि परीक्षण वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है। ये ध्यान देना है, परीक्षा में ये पूछ लेता है कैसा बुद्धि परीक्षण है। मापनी के दो भाग हैं, दो भाग हैं मापनी के, जिसमें कुल 11 उप परीक्षण, टोटल 11 उप परीक्षण है, कुल 2 भागों में विभक्त है। 1981 में संशोधन कर दिया गया। इसमें पहला इसमें जो भाग है वह है शाब्दिक और दूसरा क्रियात्मक। शाब्दिक और क्रियात्मक 2 भाग हैं, जिसका निर्माण 1939 में किया गया था।
लेकिन आगे चलकर हम इसके नाम में परिवर्तन देखते हैं। 1981 में संशोधन के फलस्वरूप संशोधन जब किया गया तो उसको नाम दिया गया WAISR। WAISR नाम रखा गया संशोधन के फलस्वरूप, जो वाइसलर बुद्धिमापनी के नाम से था। WAISR नाम रखा गया। कुल इसमें 11 उप परीक्षण रखे गए, 2 भागों में विभक्त था, हमने पहले ही बताया। जो WAISR है, ये जो शाब्दिक है, शाब्दिक वाला भाग, इसमें कुल 6 उप परीक्षण, 6 उप परीक्षण। और WAISR क्रियात्मक जो है, इसमें 5 उप परीक्षण रखे गए, 2 उप परीक्षण रखे गए। अब इसमें हम देख लेते हैं कि 6 उप परीक्षण जो रखे गए वो कौन कौन से थे। इसमें 6 उप परीक्षण जो रखे गए, इसमें पहला क्या था? सूचना परीक्षण। सूचना परीक्षण, इसमें जो एकांश रखे गए थे, एकोश, वो था 29 एकोश। सूचना परीक्षण। दूसरा बोध परीक्षण, बोध परीक्षण ये दूसरा था। इसमें कुल 16 एकोश। तीसरा था अंक विस्तार। अंक विस्तार, इसमें जो रखा गया था वह 3 से 9 अंक का क्रम, अंकों का क्रम। चौथे में क्या था? शब्दावली। इसमें शब्दावली रखी गई। कितने शब्द रखे गए थे? 35 शब्द। 35 शब्द इस पे रखे गए थे। पांचवा इसमें अंक गणित है। और छठा है समानता। समानता संबंधी। अंक गणित जो रखा गया था, इसमें 14 प्रश्न रखे गए थे गणित संबंधित, और 14 प्रश्न समानता संबंधित। तो ये कुल 6 बिंदु रखे गए थे। इसके बाद 5 बिंदु क्रियात्मक में रखे गए थे। चित्र पूर्ति परीक्षण। चित्र पूर्ति परीक्षण। चित्र पूर्ति में 20 चित्र रखे गए। इसमें 5 बिंदु थे। दूसरा चित्र व्यवस्था। चित्र व्यवस्था करना, इसमें 10 समस्या और 6 कार्ड। कुल 10 समस्या को रखा गया और 6 कार्ड रखा गया। इसके बाद ब्लॉक डिजाइन। ब्लॉक डिजाइन ये तीसरा बिंदु था। इसमें 9 कार्ड, 9 आकार चित्र।
चौथा, वस्तु को सजाना था, सज्जीकरण। वस्तु सज्जीकरण था। इसमें कुल 4 समस्याएं दी गई। और 5वां अंक प्रतीत परीक्षण था। अंक प्रतीत परीक्षण में संकेत दिए जाते थे, खाली स्थान भरना होता है। संकेत द्वारा खाली स्थान भरना। ये कुल 11 उप परीक्षण दर्शाए गए थे वेस्लर बुद्धिमापनी में। वेस्लर बुद्धिमापनी का जो ये निर्माण किया गया था, ऐसा नहीं कि यह केवल वयस्कों के लिए ही किया गया हो। वयस्कों के बजाय वेस्लर चाइल्ड टेस्ट जिसको हम जानते हैं WISC के नाम से, वेस्लर चाइल्ड टेस्ट था। ये बालकों के लिए निर्माण किया गया था। वेस्लर प्री स्कूल टेस्ट, इसका भी निर्माण किया गया। WPPSI ये मिलता है। इसमें 4 से लेकर 6.5 वर्ष आयु के बीच 4 से 6.5 वर्ष के लिए WPPSI टेस्ट बनाया गया। तो वेस्लर का प्रयोग हम परिवर्तित रूप में भारतीय के लिए करते हैं। ये टेस्ट आता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, और भी कुछ टेस्ट हैं वेस्लर के अलावा जो प्रयोग किया जाता है। रैवन प्रोग्रेसिव मर्सी मैट्रिसेज ये के द्वारा तैयार किया गया था। रैवन एक मनोवैज्ञानिक थे जो 1936 में इस टेस्ट का निर्माण किए थे। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। बहुविकल्पी एक कोर्स इसमें होता है। बहुविकल्पी एक कोर्स इसमें रहता है। 3 कॉलम और 2 रो। 3 कॉलम 2 रो इसमें ये व्यवस्थित होता है। इसके 3 रूप सामने आते हैं। 3 रूप SPM द्वारा 5 से ऊपर के वर्षों के लिए, SPM 5 से ऊपर अथवा वयस्क, SPM 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए या वयस्कों के लिए EPM आता है। EPM ये होता है 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष बालकों के लिए जो टेस्ट है। और APM आता है। APM यह श्रेष्ठ बुद्धि वालों के लिए है। श्रेष्ठ बुद्धि वालों हेतु ये 3
प्रारूप आते हैं। इस रेवन के 3 प्रारूप हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो ये रेवन का टेस्ट है। इसके बाद गुड एनफ डॉक्टर एमैन परीक्षण भी आता है। गुड एनफ डॉक्टर एमैन परीक्षण, ये भी परीक्षण किया जाता है। यह भी एक महिला थी जिसका नाम था गुड एनफ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1920 में। 1920 में इसमें पुरुष का चित्र बनाना होता था और इसमें उस पुरुष से बच्चे परिचित होते हैं जो परीक्षण जिसके ऊपर किया जाता है। एक पुरुष का चित्र बना के लिए दे दिया जाता है और उसके बाद वो बच्चा उस पुरुष के विषय में अपना विचार देता है चित्र बना के। 1963 में संशोधन किया गया इसके द्वारा हैरिस के द्वारा संशोधन किया गया। नाम पड़ा गुड एनफ हैरी। अब क्या नाम पड़ा? गुड एनफ हैरिस ड्राइंग परीक्षण ये नाम पड़ गया। केजी से 9 वर्ष के बच्चों के लिए परीक्षण किया गया। बालकों के लिए ये परीक्षण गुड एनफ हैरिस जो परीक्षण है यह 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया। इसके अलावा जो परीक्षण आता है टाइटल का संस्कृत मुक्त परीक्षण भी आता है टाइटल का, और बॉडी चित्र शब्दावली परीक्षण बॉडी चित्र शब्दावली परीक्षण बॉडी चित्र शब्दावली परीक्षण ये भी आता है, जिसका निर्माण डन ने किया था। डन 1959 से 65, 1959 से 65 में इसके 2.5 से 18 वर्ष के लिए था। कार से बुद्धि परीक्षण और बुद्धिमापन को हमने देखा, कौन कौन से बुद्धिमापन प्रयोग किए जाते हैं। बॉडी चित्र शब्दावली परीक्षण डन द्वारा 1959-65 में इसका निर्माण हुआ था 2.5 वर्ष से 18 वर्ष के बालकों के लिए। टाइटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण भी आता है। काफमैन का मूल्यांकन परीक्षण आता है, और ये बुद्धि मापन में ये सब प्रयुक्त होते हैं। साथियों, बरसात हो रही है, बाधा भी उत्पन्न हो रही है, आवाज भी आ रही है। इस प्रकार से हम बुद्धि मापन का जो टॉपिक लेके आए थे इस पे चर्चा किए। पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।